नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप नई परख के साथ जरूर जुड़ें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से नई परख के कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उन्हें देखें, अपनी टिप्पणियां करें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। आज दैनिक भास्कर में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख आया है, जिसका आपने शीर्षक दिया है कि कांग्रेस ने नई पंचमुखी रणनीति अपनाई है। और एक तरीके से आप यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को पुनर्जीवन मिला है और वो एक नई गति के साथ आगे बढ़ रही है। तो आपकी इस दावे का आधार क्या है, अगर मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछूं तो? देखिए, ये बात तो मैं ही क्या सभी लोग कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के आलोचक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हमदर्दी रखते हैं, वो लोग भी मानते हैं कि 2023 की कांग्रेस 2019 वाली या 2018 वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस ज्यादा स्पष्ट है दिमाग से। मसलन 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव जीत लिए थे। उसके बाद कांग्रेस को लगने लगा था राहुल गांधी के नेतृत्व में कि वो अकेले ही नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सकते हैं। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार अगर वो सारे चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीत भी लेती है, उसके बाद कांग्रेस 3 दिसंबर के बाद से तुरंत विपक्षी एकता को मजबूत करने, इंडिया गठबंधन को और उसमें पुनः पुनः प्राण प्राण फूंकने में लग जाएगी। अगर वो मुगालता अभी भी जारी रहता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बार फिर मुंह के बल गिरने वाली है। लेकिन कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है। ये पहले से बेहतर कांग्रेस है, जिसका एक साफ उद्देश्य है, जो जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को तभी अपदस्थ किया जा सकता है जब वो विपक्ष की उसके खिलाफ एकता कर ले। क्योंकि विपक्ष की एकता किए बिना पूरे देश में मोदी के लिए एक वैकल्पिक नैरेटिव, अगर कांग्रेस एक वैकल्पिक कहानी सुनाना चाहती है तो वो कहानी तब तक नहीं सुना सकती जब तक कि विपक्ष की एकता न हो। तब तक मतदाताओं को ये विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि भाई उसको भाजपा के विरोध में वोट देने से देश में, दिल्ली में एक सरकार बनेगी, वो मजबूत सरकार बनेगी। लोग मजबूत सरकार चाहते हैं, लोग टूटी फूटी सरकार नहीं चाहते हैं। अब मजबूत सरकार वो गठजोड़ सरकार भी हो सकती है और एक पार्टी के बहुमत की सरकार भी हो सकती है। बहरहाल, मेरे कहने का आधार ये है कि पिछले 13-14 महीने में कांग्रेस ने जो कुछ किया है, अगर सबको एक जगह रख के देखा जाए तो दिखाई पड़ता है कि ये एक पंचमुखी रणनीति है। पंचमुखी रणनीति का मतलब है इसके 5 पहलू हैं इस रणनीति के, और इसको काफी सोच समझकर इस रणनीति को बनाया गया है और लगातार 1 साल से कुछ ज्यादा समय में इसको जमीन पर उतारा गया है। ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई बात दिमाग में आई, कोई हो गई, कोई नहीं हुई। इसकी ये ऐसा नहीं है। ये बाकायदा कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफ को थामने और फिर ऊपर उठाने के लिए बनाई गई एक सुचिंतित योजना है। और वो उसको मैं एक योजना की तरह देखता हूं। ये ऐसा नहीं है कि अलग टप तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है और अलग टप तरीके से कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करने लगी है। ऐसा नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्तर के विशाल और महत्वाकांक्षी जनसंपर्क अभियान को कल्पित किया जाता है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होता है। और वो संकल्पबद्ध होकर उस कार्यक्रम को 136 दिन तक चलाया जाता है। उससे कांग्रेस की बड़ी छवि बनती है, राहुल गांधी की छवि बदलती है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं में नवजीवन का संचार होता है। उसी यात्रा के बीच में कांग्रेस अपने अध्यक्ष का चुनाव कराती है। ये इस योजना का दूसरा पहलू है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को अध्यक्ष मिलता है और इस तरह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में काम का प्रमुख बंटवारा होता है। राहुल गांधी जनता के बीच में कांग्रेस की कहानी का प्रचार प्रसार करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की संगठन की समस्याओं को देखेंगे। इससे कांग्रेस को फिर से एक और ज्यादा नवजीवन मिलता है। तीसरा पहलू जो है इस पंचमुखी योजना का, वो ये है कि कांग्रेस अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को स्पष्ट संदेश देती है कि हमें आपके ऊपर भरोसा है, राज्यों में आप ही को चुनाव लड़ना है और आप ही को चुनाव पार्टी को जिताना है। आला कमान आपके पीछे खड़ा हुआ है। आला कमान आपके लिए एक सहयोगात्मक, कॉम्प्लीमेंट्री, हालांकि नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। और ये चीज वो दिखाता है कि जब सिद्धरमैया को
कर्नाटक का 4 सौंपा जाता है, या हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद सुक्खू को वहां पर नेता बनाया जाता है, जो पहले से वहां पर कांग्रेस के मुखिया थे। इससे इससे लगने लगता है लोगों को कि अब जो क्षेत्रीय नेताओं की, जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में होता था, उनकी बनाई है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें ये है कि इसमें एक कहानी सुनाई जाती है जनता को, और वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है मोहब्बत की दुकान की। इस कहानी के एक दो पहलू हैं, वो भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा। एक तो ये अल्पसंख्यकों को सीधा सीधा संदेश देती है कि आपके खिलाफ जो घृणा का प्रचार किया जाता है, हम लोग सत्ता में आ गए तो हम लोग उसको रोकेंगे और हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, वो देश की सामान्य जनता से ये कहता है कि ये सरकार टकराव पैदा करने वाली सरकार है, ये सरकार पूरे समाज को, समुदायों को, जातियों को बेचैनी में डालने वाली सरकार है। हम मेल मिलाप की सरकार चलाएंगे, शांत और स्थिर सरकार चलाएंगे। ये संदेश भी ये कहानी देती है। राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये संदेश दिया, और उस भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी उनका ये संदेश लगातार जारी है। इसके बाद में पांचवा पहलू इसका यह है कि कांग्रेस ये कहती है कि जातिगत जनगणना सब जगह होना चाहिए और उनका फोकस ओबीसी के ऊपर रहेगा। यानी कांग्रेस अपनी राजनीति का ओबीसीकरण करने की तरफ जा रही है, और इसके जरिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का आग्रह पूर्वक प्रयास किया है। तो ये 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस अपना उत्थान कर रही है। साथ में मौजूदा विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक अपना नैरेटिव देश की जनता के सामने राष्ट्रीय मंच पर पेश कर रही है। इसलिए मैं ऐसे एक पंचमुखी योजना कहता हूं, और इसमें कांग्रेस को काफी कुछ कामयाबी मिली है। इस कामयाबी में कुछ हाथ भारतीय जनता पार्टी का भी है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है कि भाजपा ने जितना नेगेटिव प्रचार, नकारात्मक प्रचार कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ किया था, ऐसा प्रचार आमतौर पर कार्यकर्ताओं को कितना भी पसंद आए, आपके समर्थक इसमें कितना भी खुशी के मारे नाचे कूदें, लेकिन जो आम मतदाता है, जो गैर राजनीतिक है, जो विचारधारात्मक रूप से हिंदुत्व की राजनीति में दीक्षित नहीं है, विचारधारा में दीक्षित नहीं है, जो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा को वोट भले ही देता हो, उसको नकारात्मक बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आप अपने विपक्षी नेता की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप उसके खिलाफ जबरदस्त जांचें चलवा रहे हैं, आप उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ मोटी मोटी फाइलें बना रखी हैं। ये सब बहुत ज्यादा उसे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत तो ठीक चलता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा भाजपा की तरफ से ये सब बहुत ज्यादा हुआ, इन चीजों का भी एक लाभ जो है घुमा फिरा कर वो राहुल गांधी और कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि खड़गे का अध्यक्ष बनना एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि G23 जैसा ग्रुप बन गया है? केवल एक चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं ये 5 पहलुओं में से एक पहलू है। खड़गे का अध्यक्ष बनना बहुत महत्वपूर्ण है। जो राहुल गांधी और उनके बीच में काम का बंटवारा हुआ है और उनकी दोनों की जो कदमताल चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कहना कि एक ही टर्निंग पॉइंट है नहीं, ये पांचों चीजें मिलकर टर्निंग पॉइंट बनती। कल नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार की संज्ञा दी थी, तो क्या इस तरह की बयानबाजी उनकी बेचैनी को, राजनीतिक बेचैनी को दिखाती है? देखिए, इस तरह की बातें किसी पार्टी और किसी नेता को फायदा नहीं पहुंचाती। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब बातें ऐसी की जाती हैं, तो उसको भी, उन बातें करने वाले को फायदा नहीं होता। अब देखिए, मणिशंकर अय्यर ने कैसी कैसी कड़वी बातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ की थी, ये नीच आदमी है, ये है, वो है, लेकिन उसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब इस तरह की बातें जब बीजेपी वाले राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि फौरी तौर पर और दूरगामी तौर पर उनको नुकसान होता है इसका। ये 2 प्रमुख जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ का एक भाग का तो चुनाव हो चुका था, पर दूसरे भाग के लिए भी, और मध्य प्रदेश के पूरे भाग के लिए चुनाव प्रचार के इस पूरे दौर के खत्म होने के बाद आप राजनीतिक स्थिति का जायजा कैसे लेंगे? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? कौन मजबूत अच्छा रहा? मेरी मान्यता ये बनी है धीरे धीरे, जिसको मैंने नई परख के मंच पे भी कहा है, दूसरी जगहों पे भी कहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जनता परिवर्तन करने के मूड में है, और ये केवल परिवर्तन एक ही मुख्यमंत्री 18 साल से है, उसको देखते देखते लोग बोर हो गए हैं, उकता गए हैं, इसलिए नहीं परिवर्तन चाहती है जनता।
परिवर्तन इसलिए भी जनता नहीं चाहती है कि कुछ कि परिवर्तन की खातिर परिवर्तन करना चाहती है, वो बाकायदा भाजपा की मौजूदा सरकार से नाराज है। उसकी बहुत सारी आपत्तियां हैं जो वैसे नहीं सुनी जाती हैं कि अब चुनाव के वक्त वो अपने वोट डालने के जरिए अपनी उन आपत्तियों की दावेदारी करेगी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाला है और कांग्रेस को वहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, ऐसी मेरी राय है, आकलन है। और भारतीय जनता पार्टी भी वहां बहुत तरह की दुविधाओं में फंसी नजर आती है। उसने भी अच्छा चुनाव नहीं लड़ा है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भाजपा की रणनीति स्पष्ट नहीं रही है और इसका सब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके मुकाबले भी कोई नेतृत्व खड़ा नहीं किया। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर भाजपा को नुकसान पहुंचा रही हैं और कांग्रेस इस वजह से, ऐसा नहीं कि कमलनाथ कोई बड़े भारी लोकप्रिय नेता हैं और बड़ी चमकदार हस्ती हैं और उनमें बड़ा जनता को बड़ा विश्वास है और ऐसी बात नहीं है। वो भारतीय ये वोट जो होगा वो कांग्रेस के पक्ष में कम होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट ज्यादा होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अगर शुरू से दम लगा के लड़ती तो वो चुनाव में टक्कर दे सकती थी कांग्रेस को, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जनता में थी कई पहलुओं से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत ढीले ढाले तरीके से लड़ा। उसकी रणनीति स्पष्ट रही, शुरू में उसे विश्वास ही नहीं था कि वो चुनाव को जीत सकती है, इसलिए एक तरह से उसने उसको राजस्थान के ऊपर ज्यादा जोर लगा रही थी। तो इस तरह कांग्रेस लगातार उससे आगे रही। थोड़ा बहुत भाजपा ने भी प्रयास बाद में किया, रमन सिंह को थोड़ा मौका दिया, रमन सिंह की मदद लेनी शुरू की, उनके हाथ में थोड़ा चुनाव की बागडोर संभाली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चली थी। तो छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिक विफलता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इससे सीधा संदेश जाता है कि राज्यों की राजनीति में भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। हम इन चुनाव प्रचारों को देखकर ये भी कह सकते हैं कि मोदी पर अति निर्भरता और अति आत्मविश्वास जो भारतीय जनता पार्टी में दिखा कि वो एक ही नेता पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये अति आत्मविश्वास जो है ना, ये अति आत्मविश्वास थोड़ी सी एक्टिंग भी है। ये नेता लोग अपने आप को इस तरीके से मंच पे पेश करते हैं तो लगता है कि चेहरे से बड़ा आत्मविश्वास झलक रहा है, लेकिन अगर आप अंदर भाजपा के अंदर झांकें और उसके नेताओं से बातचीत करें, उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करें तो इस अति आत्मविश्वास की पोल खुल जाती है। वो लोग फिर अपनी कमियां बताते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं। अगर भाजपा के भीतर की आप कुछ खोज खबर लें तो ये मंच पे दिखाई देने वाला जो आत्मविश्वास है वो दरअसल अंदर नहीं होता है। दूसरी बात जो आपने कही कि मोदी के ऊपर अत्यधिक भरोसा, ये जब से मोदी का जमाना शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, ये समस्या उनके साथ शुरू से है और वो इसी तरह से अपनी राजनीति भी चलाते हैं कि आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा, आप कमल पे निशान लगाइए, वोट सीधा मुझे मिलेगा। तो वो लोकसभा चुनाव में भी अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं और विधानसभा चुनाव में भी धीरे धीरे करके उन्होंने इसी तरीके से अपने आप को पेश करना शुरू कर दिया है। अब विधानसभा चुनाव में जिस चीज के नुकसान बार बार निकल कर आते हैं, लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान दिखना भी बाकी है। एक आखिरी सवाल ये कि अगर इन दो राज्यों में और अभी भी तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में भी, अगर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की रणनीति को आप देखें तो आप उसको कैसे उसका आकलन करेंगे? उसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश आपको लगती है? उसकी कमियां क्या हैं? देखिए, कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है राज्यों के चुनाव में, वो अपने छत्रपों को भरोसा करने की है, जो इस पंचमुखी रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इससे कांग्रेस एक तरह से नेहरू के युग से सीख रही है, इंदिरा गांधी के युग के भी परे जाकर वो नेहरू के युग से सीख रही है, जब कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता थे वो उसके वास्तविक आधार स्तंभ हुआ करते थे और राज्यों में कांग्रेस का संगठन था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और जवाहरलाल नेहरू का और सरदार पटेल वगैरह का नेतृत्व, एक तरह से उसका समुचित योगफल हुआ करता था। ऐसा कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, अभी तक तो कम से कम ये दिखाई दे रहा है। और चूंकि स्थानीय शक्तियों पर कांग्रेस का ज्यादा भरोसा है, इसलिए अगर आप रैलियों की भी संख्या देखें तो आप पाएंगे कि भाजपा के बड़े केंद्रीय नेताओं ने इन राज्यों में ज्यादा रैलियां की और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने उनके मुकाबले कुछ कम रैलियां की, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां कांग्रेस की ज्यादा चुनावी अभियान का में हिस्सा बटा रही हैं, वो ज्यादा आगे बढ़कर पहलकदमी लेकर वहां भाग ले रही हैं, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है।
तो ये दोनों 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 पार्टियों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।